हेलो दोस्तों, मैं अजीत कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण सिखाना चाहता हूं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आप देखोगे सबसे पहले हम व्याकरण का ज्ञान हासिल करेंगे। व्याकरण में दोस्तों वर्णमाला और इसके बाद स्वर और व्यंजन, ये सारी चीज़ों को दोस्तों हम लोग क्रम से समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण हम देखेंगे दोस्तों, व्याकरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, वि धन आकरण, जिसका अर्थ होता है दोस्तों विग्रह या विश्लेषण करना। इसका सामान्य अर्थ में अगर हम बात करें तो भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, पढ़ने और लिखने का जो ज्ञान होता है उसी को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के तीन विभाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विन्यास। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विन्यास। वर्ण विचार क्या है दोस्तों? वर्ण विचार मतलब वर्ण विचार का ही एक और नाम है ध्वनि विचार। कुछ चीजें याद रखने वाली चीजें हैं दोस्तों, जैसे कि ध्वनि। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि जो है भाषा की लघुत्तम इकाई है। ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसी तरह ध्वनि जो है वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है। अब हम बात करें वाक्य क्या है, तो वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। वाक्य जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। दोस्तों, हम देखेंगे वर्ण क्या है, तो वर्ण वे मूल ध्वनियां जिन्हें हम खंडों में विभाजित नहीं कर सकते, जिसे हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, जिसे हम खंड खंड नहीं विभाजित कर सकते हैं। जैसे दोस्तों एक शब्द उदाहरण के लिए हमारे पास दिया हुआ है, एक शब्द दिया है सीता। सीता का हम बना पाएंगे दोस्तों, वर्ण में इसको विभाजित करेंगे तो बनेगा सा और धन ई, धन ता, धन आ। अब दोस्तों इसके बाद जो सा है, इस सा को हम विभाजित नहीं कर सकते, ये ई को हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। इसी तरह इस ता को और इस तरह इस आ को, तो ये दोस्तों ये कहलाता है आपका वर्ण। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि दिया हुआ है हमारे पास एक भारत नाम का जो शब्द है, ये भारत नाम का जो शब्द दिया है दोस्तों, इसे हम वर्ण में विभाजित करते हैं। जैसे ये होगा भा, धन आ, धन रा, धन आ, धन ता और धन आ। दोस्तों ये दिया हुआ है आपका एक शब्द दिया हुआ है और ये दिया है दोस्तों वर्ण दिया हुआ है। अब हम देख पा रहे हैं दोस्तों, ये भा है, इस भा को, इस आ को, इसी तरह ये रा और ये आ और ये ता और ये आ को हम विभाजित नहीं कर सकते। तो ये ही क्या है दोस्तों? वर्ण है। इसे ही हम हिंदी में, हिंदी व्याकरण में इसे हम वर्ण कहते हैं। इसी तरह दोस्तों हम देखेंगे अब वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला का ज्ञान करने के लिए दोस्तों हम देख पा रहे हैं वर्णमाला है क्या। वर्णमाला के लिए हमें दोस्तों, इसके बाद हम देख पा रहे हैं वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला की परिभाषा है दोस्तों वर्णों का क्रमिक उच्चारण, मतलब क्रम से जो है 52 वर्ण जो होते हैं दोस्तों, उनको क्रम से, जैसे आ के बाद आ होगा, ई के बाद ई होगा, इसका क्रम से उच्चारण करना ही दोस्तों वर्णमाला है। वर्णमाला में दोस्तों वर्णों की संख्या 52 है। जैसे कि आपको याद होगा कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। इस 52 वर्णों को दोस्तों इस तरह डिवाइड किया गया है, जैसे कि स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अयोगवाह है और द्विगुण व्यंजन है। तो दोस्तों इसे हम देख पा रहे हैं कि स्वर जो होते हैं टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या दोस्तों 4 होती है। ठीक, अयोगवाह की संख्या दोस्तों ये जैसे कि ये 2 है तो 2 होती है, और द्विगुण व्यंजन की संख्या दोस्तों 2 होती है। इस तरह हम कह सकते हैं दोस्तों इन सभी समूहों का टोटल वर्णों की संख्या कितना बनता है दोस्तों? 52 बनता है। स्वर होगा 11, व्यंजन होगा 33, संयुक्त व्यंजन होगा 4, अयोगवाह होगा 2 और द्विगुण होगा 2। दोस्तों संयुक्त व्यंजन में आप जानोगे 4 की संख्या क्या होगा? छा है, त्रा है, ज्ञा है और श्रा है। इसी तरह दोस्तों अयोगवाह में अम है और आहा है। द्विगुण में डा है और ढा है। इसी तरह हम देखेंगे दोस्तों वर्णों को हिंदी व्याकरण में 2 तरीके से विभाजित किया गया है, 2 विभाग में विभाजित किया गया है। पहला है आपका स्वर है, दूसरा क्या है आपका व्यंजन है। दोस्तों स्वर क्या है, अब हम बात करेंगे। स्वर के लिए एक परिभाषा बना है दोस्तों, जिनके उच्चारण में हवा जो है कहीं घर्षण ना करे, मतलब ओठ, जीभ इस तरह कहीं भी घर्षण ना करे, तो इसे हम जो कहते हैं दोस्तों स्वर कहते हैं। और स्वरों में दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। तो हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। जैसे दोस्तों हम इसे पढ़ते हैं आ और इसको आ, जैसे दोस्तों की वर्णमाला में हम लोग पहले पहली दूसरी में पढ़े हैं आ अनार का और आ आम का, पर इसको हम लोग जैसे उच्च क्लास में आते हैं तो पढ़ने का हमारा तरीका होता है आ और आ, ई और ई,
ऊ और ऊ, ये ऋषि है, ये ए है और ये ऐ है, ये ओ है और ये औ है। इस तरह दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि वर्णमाला जो होता है, टोटल वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। दोस्तों अब हम देखेंगे स्वरों का भेद। स्वरों का भेद में देखेंगे दोस्तों कि स्वरों को सबसे पहले उच्चारण के आधार पर बांटा गया है, फिर जाति के आधार पर बांटा गया है, फिर जिह्वा प्रश्न के आधार पर बांटा गया है, फिर मुख प्रश्न के आधार पर बांटा गया है, फिर उच्चारण प्रश्न के आधार पर बांटा गया है। दोस्तों दोनों में आप लोग अंतर समझोगे, यहाँ पे दिया है उच्चारण अवधि के आधार पर और यहाँ दिया है उच्चारण प्रश्न के आधार पर। इस तरह हम देखेंगे दोस्तों, इसे पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा, इस तरह 5 भेद हैं। स्वरों के कितने भेद है दोस्तों? 5 भेद है। पांचों भेदों को हम लोग दोस्तों क्रम से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं उच्चारण प्रश्न के आधार पर। उच्चारण प्रश्न के आधार पर दोस्तों इसके भी 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है हास्य स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा होगा आपका प्लुत स्वर। दोस्तों हम देख पा रहे हैं उच्चारण प्रश्न के आधार पर 3 भाग बटने हुए हैं। पहला है हास्य स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। इस तरह देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास दिया है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का ही नाम दोस्तों मूल स्वर है और मूल स्वर के बारे में दोस्तों हम लोग थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि मूल स्वर जो है उसको बोलने में, उच्चारण करने में कम समय लगता है और ये एक मात्रा लगती है दोस्तों। और इसी तरह हास्य स्वर जो है, ह्रस्व स्वर जो है वो जो है आ है, ई है, ऊ है और ऋषि है। इस तरह दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ह्रस्व स्वर मतलब मूल स्वर की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है दोस्तों? 4 मानी गई है। इसके बाद हम दोस्तों देख पा रहे हैं हमारे पास दूसरा नंबर में दिया हुआ है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में दोस्तों ये दिया है, दीर्घ स्वर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। दीर्घ स्वर जो है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लेता है। दूसरी बात, इसमें 2 मात्रा लगती है, 2 स्वरों की संधि होती है, इसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख रहे हो, ये आ है, ये दीर्घ स्वर है। ये आ जो है छोटा आ और छोटा आ, ये दोनों आ से मिलकर बना है दोस्तों बड़ा आ। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि दीर्घ स्वर जो है इसमें संधि होती है। क्या होती है दोस्तों? इसमें संधि होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या आप लोग देखोगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह हम देख पा रहे हैं दोस्तों दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। और इसे हम पढ़ेंगे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और ये औ। इस तरह हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमारे पास दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 हैं। इसके लिए थोड़े इनके बारे में हमें पता भी होना चाहिए कि उच्चारण में इसमें कम समय लगता है ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर में उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया अभी आप लोगों को कि दीर्घ स्वर का क्या होता है? संधि बनते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं संधि बनते हैं। दीर्घ स्वर का दोस्तों हमने देखा था आ है, ई है, ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। दोस्तों आ जो है ये बड़ा आ जो है आ और आ से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह ई जो है, बड़ी ई जो है ई और ई से मिलकर बना हुआ है। ऊ जो है ऊ और ऊ से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों इसी तरह देखो कि ई जो है आ, ई, छोटा आ, छोटे ई, छोटा आ, बड़े ई, ये दोनों मिलकर भी क्या बनते हैं दोस्तों? ए बनते हैं। इसी तरह बड़ा आ और छोटी ई और बड़ा आ और बड़े ई, ये दोनों से मिलकर दोस्तों ए बनता है। आपको इस सेशन याद रखना होगा। सेम इसी तरह आई जो है आ और ए, छोटा आ और ए मिलकर, और इसी तरह ये आई जो है बड़ा आ और ए मिलकर आपका क्या बनता है? ऐ बनता है। इसी तरह दोस्तों ओ के लिए हम बात करेंगे। ओ जो है आ और ऊ मिलकर छोटा आ, छोटा ऊ, हम छोटा ऊ बोल सकते हैं इसको समझने के लिए। आ, छोटा आ, छोटा ऊ, छोटा आ, बड़ा ऊ। इसी तरह बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा आ, बड़ा ऊ, इस चारों से मिलकर दोस्तों क्या बनता है? आपका ओ बनता है। तो ओ के लिए ये कंडीशन में भी ओ होगा, ये कंडीशन में भी ओ होगा। सेम इसी तरह इस कंडीशन में और इस कंडीशन में भी आपका ओ बनेगा। इसी तरह दोस्तों हम देखेंगे, अब औ की बात करें हम। औ के लिए दोस्तों, औ के लिए आपको इसी तरह याद रखना होगा, छोटा आ और ओ, बड़ा आ और औ। इसी तरह दोस्तों देखो छोटा आ और ओ, छोटा आ और औ, ये दोनों मिलकर क्या बन सकते हैं दोस्तों? ये आएगा तब भी औ होगा, ये आएगा तब भी औ होगा। इसी तरह बड़ा आ और ओ
और बड़ा आ और औ ये दोनों मिलकर भी क्या होते हैं दोस्तों, औ होता है। तो आपको देखना होगा अगर ये आता है कहीं तो हमें औ मानना होगा, इसी तरह ये जब कहीं आते हैं तो इसको औ मानना होगा। दोस्तों जैसे हम देख पा रहे हैं ये ओ आ है और यहाँ पे ओ है। अब दोस्तों ये जो आएगा हमें जैसे संधि में आएगा तो ये जो आएगा इसे हम कहेंगे पूर्व में और इसे हम बाद में पश्चात में, मतलब पूर्व पद और इसको बाद वाला पद कह सकते हैं दोस्तों। तो पूर्व पद में अगर आ है और बाद पद में जो है दोस्तों पश्चात पद में या बाद वाले पद में जो दोस्तों अगर ओ है तो इस दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका औ हो जाएगा। तो इस बात को हमको समझना है दोस्तों, ये हमें संधि वगैरह करने में जब हम संधि का सेशन पढ़ेंगे उस समय हमें काम पड़ेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, इसको हमें संधि में यूज करना है। तो इसको हमें कंठस्थीकरण करना है कि छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या होगा दोस्तों, बड़ा आ होगा। इसी तरह ये पूरे दोस्तों हमारे लिए संधि के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसी तरह दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देख पा रहे हैं दोस्तों प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का ही अगला नाम है दोस्तों, या इसी का एक और नाम है दोस्तों उछला हुआ। प्लुत स्वर का मतलब ही होता है दोस्तों उछला हुआ। और इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हम लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कि इसे हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं और ये दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लेता है। और साथ ही इसका जो प्रयोग है हम दूर से पुकारने के लिए, रोने के लिए, गाने के लिए और चिल्लाने के लिए करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप दोस्तों एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, उदाहरण हमारे पास दिया है ओम। हम जब ओम बोलेंगे दोस्तों ओम, तो इस तरह जो बीच में अंतराल मिला दोस्तों ये हमारा प्लुत स्वर रहा। और प्लुत स्वर को इस तरह हम दर्शाते हैं दोस्तों, ये प्लुत स्वर दर्शाने के लिए। जैसे हम दोस्तों के कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, अगर हम उसको पुकार रहे हैं तो हम इसको ए लड़के अगर इस तरह बोलते हैं तो बीच में जो अंतराल बना दोस्तों ये हमारे लिए कौन सा स्वर रहा है, प्लुत स्वर रहा है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये ए दिया हुआ है और इस तरह बीच में जो डॉट डॉट दिया है एक तरह से प्लुत स्वर दिया हुआ है। ये आपका एक तरह से दूर के लोगों को चिल्लाने के लिए या रोने के लिए या गाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है कि दूर से पुकारने के लिए, रोने के लिए, गाने के लिए और चिल्लाने के लिए हमें जो है प्लुत स्वर का प्रयोग करना पड़ता है। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने देखा है उच्चारण के आधार पर, अब हम देखेंगे जाति के आधार पर। दूसरा नंबर में हम देख पा रहे हैं जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर दोस्तों इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहले है सजाति और दूसरा है विजाति। सजाति का मतलब होता है समान जात के और विजाति का मतलब होता है असमान जात के, ठीक है। तो असमान जात का कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक ही उच्चारण का ढंग होगा, इसको हम बोलेंगे सजातीय वर्ण। और जिसमें दो उच्चारण के ढंग होंगे उसे हम बोलेंगे विजातीय वर्ण। दो उच्चारण के ढंग का मतलब दोस्तों जिसके साथ आ और ई हो, आ और ई हो। देखो यहाँ आ के साथ ई है, मतलब दो, यहाँ आ अलग है, ई अलग है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखोगे आ और आ, ई और ई, ये है शब्द, ये अक्षर अलग अलग है दोस्तों, वर्ण जो है अलग अलग है जरूर, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि एक ही उच्चारण का ढंग है, एक ही समान जाति के हैं ये लोग। आ ई, इस तरह उ और भी आदि हो सकते हैं। इसी तरह आ ई आ उ, आ बड़ा उ, इस तरह ही असमान और भी आदि हो सकते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे, पहले हमने देखा है उच्चारण के आधार पर, दूसरा में हम देखा है जाति के आधार पर। अब हम तीसरे में देख पा रहे हैं, 7 नंबर में हम देख पा रहे हैं जिह्वा प्रत्यय के आधार पर। जिह्वा प्रत्यय के आधार पर दोस्तों इसे भी जिह्वा प्रत्यय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, अग्रस्वर, पश्चस्वर और मध्य स्वर। दोस्तों इसे याद रखने के लिए ये जो सारणी में बना रहा हूँ आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके आधार पर हम लोग देखेंगे बहुत सारे स्वरों को हम याद रख पाएंगे कि किसका नाम क्या होगा। तो हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इसे याद रखने का तरीका ये होगा कि यहाँ पे होगा ई और यहाँ होगा बड़ी ई, इसी तरह ये होगा ए और ये होगा आई। सबसे पहले तो दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इसे बनाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह आपको खींचना है दोस्तों और बीच से आपको 2 लाइन खींचना है। इसके बाद आपको ये बीचों बीच में इस तरह बना लेना है। इस तरह बनाने के बाद आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ बीच में आपका आ आएगा, आ अनार का छोटा आ जिसे हम कहते हैं। इस तरह छोटे आ के जस्ट नीचे दोस्तों आपको लिखना है बड़ा आ, ये वहाँ पे हो जाएगा छोटा ऊ, यहाँ हो जाएगा बड़ा ऊ, यहाँ हो जाएगा आपका ओ, यहाँ हो जाएगा आपका औ। तो ये सारणी में इस तरह आपको वर्णों को बिठाना है।
एक बार आपने वर्णों को बिठाना सीख गया, 2-3 बार प्रैक्टिस के दौरान आप जब सीख जाओगे तो बहुत ही तरीके से इसको याद रख पाओगे कि कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा पक्ष स्वर है। दोस्तों हम देख पा रहे हैं जैसे कि ये सामने दिया हुआ है, इस सारणी में आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो सामने दिया हुआ है, सामने देने की वजह से इसको सामने दिया है, आगे दिया है, तो हम इसको अग्र स्वर कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? अग्र स्वर। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये बीच में दिया, देखो ये बीचों बीच में दिया है, इसलिए हम इससे बोलेंगे दोस्तों मध्य स्वर, मध्य स्वर। ठीक। और इसी तरह अब जो इस सारणी में सबसे पीछे दिया हुआ है, पीछे में मतलब आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये पीछे में दिया हुआ है, इस पीछे में दिया है मतलब कि पच है, पीछे है मतलब पच है, तो इसे हम बोलेंगे दोस्तों पच स्वर। तो इस तरह आपको दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इस सारणी के माध्यम से आपको याद करना होगा। दोस्तों यही नहीं है, इस सारणी के माध्यम से हम और भी स्वरों को याद रख पाएंगे। जैसे कि हम अभी आपको बता रहे हैं दोस्तों इसको और याद रखने के लिए, जैसे कि अभी हमने याद किया है जाति के आधार पर, और इसके बाद हमने विभा के आधार पर याद किया है। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं, अब देखेंगे दोस्तों मुख प्रत्यय के आधार पर, मुख द नंबर में मुख प्रत्यय की आधार पर, मुख प्रत्यय के आधार पर दोस्तों, मुख प्रत्यय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। स्वरों को मुख प्रत्यय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। चारों भाग इस तरह हम जमा देते हैं दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले आपको याद रखना होगा विवृत, विवृत स्वर। दूसरे नंबर में याद रखोगे दोस्तों अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। तीसरे नंबर में दोस्तों संवृत, संवृत स्वर। और इसी तरह चौथे नंबर में आप देख पाओगे दोस्तों अर्धसंवृत, अर्धसंवृत स्वर। दोस्तों ध्यान से देखोगे आप लोग मुख प्रत्यय के आधार पर, मुख प्रत्यय के आधार पर स्वरों को 4 आधार पर बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला विवृत स्वर, फिर इसका आधा अर्धविवृत स्वर, फिर संवृत स्वर और इसका आधा अर्धसंवृत स्वर। दोस्तों सबसे पहले हमें आपको ये बता दें कि विवृत मतलब क्या होगा, संवृत मतलब क्या होगा, अर्धविवृत मतलब क्या होगा। दोस्तों हमें इसके लिए भी जिस तरह से हमने सारणी तैयार किया था, सेम सारणी तैयार करेंगे। इसके दौरान हम देखेंगे कि किस तरह आपको याद करना होगा। इसे भी याद रखने के लिए कि विवृत स्वर क्या है, अर्धविवृत स्वर क्या है, संवृत स्वर क्या है, अर्धसंवृत स्वर क्या है, इसे याद रखने के लिए दोस्तों ये सारणी हमें बननी चाहिए। देखोगे दोस्तों सबसे पहले इस तरह बना लेना है, फिर इस तरह बना लेना है और इस तरह बना लेना है। दोस्तों अब कौन से वर्ण को कहाँ जमाना है ये तरीका भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे छोटी ई, बड़ी ई, यहाँ होगा ए, यहाँ इसी तरह हो जाएगा आपका आई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यहाँ होगा आपका ओ, यहाँ होगा आपका औ। और इसी तरह दोस्तों यहाँ जब आपका आ अनार का होगा मतलब छोटा आ होगा, तो यहाँ पे होगा आपका बड़ा आ। अब आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि संवृत मतलब होता है बंद और विवृत मतलब होता है खुला हुआ। संवृत मतलब होता है बंद और विवृत मतलब होता है खुला हुआ। और अब देखोगे दोस्तों विवृत मतलब होता है खुला हुआ, तो ये अर्धविवृत मतलब आधा खुला हुआ। संवृत मतलब होता है बंद, तो अर्धसंवृत मतलब होगा आधा बंद। तो इसे याद रखना बहुत आसान चीज है दोस्तों। अब सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि कौन सा संवृत होगा, कौन सा विवृत होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऊपर की लाइन से शुरुआत करेंगे दोस्तों। ऊपर की लाइन में हम देख पा रहे हैं दोस्तों ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये जो लाइन पूरी हुई है दोस्तों, ये लाइन पूरा देखोगे आप लोग, ये लाइन जो पूरी कवर करेगी दोस्तों, इस लाइन में आप देख पा रहे हैं आपको 4 वर्ण हैं, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। इसे हम बोलेंगे दोस्तों संवृत, संवृत स्वर। संवृत स्वर का मतलब फिर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों बंद हुआ, बंद हुआ। कि इनके उच्चारण में मुख क्या हो जाएगा दोस्तों, बंद हो जाएगा। आइए देखेंगे। अब इसी तरह दोस्तों इसके जस्ट नीचे है आपके पास ए और औ है। ये जो लाइन होगा दोस्तों, ये पूरी लाइन ए और औ में जो है, इस लाइन में आप देख पा रहे हो 2 वर्ण आपके पास स्थापित है।
ए और ओ, तो इसे हम बोलेंगे समृद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका अर्ध समृद्ध। कितना आसान है दोस्तों, याद रखना। इसी तरह हम नीचे आते हैं, नीचे में हम आने के बाद देखेंगे दोस्तों, एक अक्षर जो है आपका ये आ है, इसे हम बोलेंगे विवृत, विवृत स्वर। और इसी के बाद दोस्तों इस लाइन में देखोगे, इस लाइन में आपके पास जुड़े हुए अक्षर है, वर्ण है, ऐ, आ और औ, ऐ, आ और औ। इसे हम बोलेंगे, जब ये समृद्ध हो गया तो ये अर्ध समृद्ध हो गया, जब ये विवृत हो गया तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अर्ध, अर्ध विवृत। दोस्तों अब आसान तरीके से आप समझ चुके होंगे। विवृत मतलब मैंने कहा कि खुला हुआ, मतलब खुला हुआ मतलब मुख जो है, मुंह जो है खुला हुआ होगा इसमें। अब अर्ध विवृत मतलब समझ जाओ दोस्तों, आधा खुला हुआ। विवृत स्वर मतलब मुंह खुला हुआ, उच्चारण में मुंह खुलेगा पूरी तरह से। इसी तरह आई, आ, औ में अर्ध विवृत, अर्ध विवृत मतलब आधा खुला हुआ। अब ऊपर चले जाए हम, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये समृद्ध मतलब बंद, मुख बंद हो जाएगा। लेकिन इसी के जस्ट नीचे हम देख पा रहे हैं ए और औ है, ये अर्ध समृद्ध मतलब आधा बंद, ये होगा समृद्ध स्वर मतलब बंद स्वर, और इसी तरह अर्ध समृद्ध मतलब आधा बंद। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे आसान तरीके से इस चार्ट के माध्यम से तैयार कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये हो गए विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर। दोस्तों इसी तरह हम आगे सेशन में चलेंगे। ये हमारे पास हुआ 10 नंबर में, हमारे पास देख पा रहे हैं हम लोग मुख प्रश्न के आधार पर। दोस्तों इसी के बाद हम याद रखेंगे, अब वो लास्ट जो बचा है हमारे पास दोस्तों, सबसे पहले हम इसे जमा कर लिख सकते हैं कि समृद्ध स्वर में क्या होगा, समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारे पास है ई, उ, बड़ा ऊ। इसी तरह दोस्तों दूसरा हमारे पास है अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में दोस्तों हमारे पास दो वर्ण होंगे, ए और ओ। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसी के जस्ट नीचे आने पर कि अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में आपको याद रखना होगा ऐ, आ और औ, और चौथे नंबर में बनेगा दोस्तों आपका विवृत, विवृत स्वर। तो विवृत स्वर में आपको सिर्फ एक ही अक्षर याद रखना होगा दोस्तों, और एक ही वर्ण याद रखना होगा, वो वर्ण होगा आपका आ, बड़ा आ। तो ठीक है दोस्तों, ये तरीका होता है याद रखने का। अब हम लास्ट देखेंगे उच्चारण करने के आधार पर। दोस्तों जैसे कि अभी हमने देखा है, उच्चारण अवधि के आधार पर, जाति के आधार पर, जिह्वा प्रत्यय के आधार पर, मुख प्रत्यय के आधार पर। अब हम अंतिम देख पा रहे हैं दोस्तोों उच्चारण प्रत्यय के आधार पर। उच्चारण प्रत्यय के आधार पर या नंबर में हम देख पा रहे हैं दोस्तों, उच्चारण प्रत्यय के आधार पर इसे भी दो भागों में बांटा गया है, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, उच्चारण प्रत्यय के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी कौन कौन से वर्ण होंगे दोस्तों, इसे याद रखने के लिए पुनः हमें इस चार्ट पर जाना पड़ेगा। इस चार्ट पर हम देख पाएंगे दोस्तों कि इस तरह हमें डाटा तैयार करना है। इस तरह हमें याद रखना होगा कि यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे ओ और ऊ होगा, ये ए ओ, ए और आई, ओ और औ, और अंत में आपका आहा, आ और यहाँ पे आ। तो ये इसे बनाने की प्रैक्टिस हमें करना है दोस्तों। इसके माध्यम से हमें बहुत सारे स्वरों का नाम हमें पता हो पाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे आप देखोगे वृत्तमुखी क्या होंगे। वृत्तमुखी में मतलब दोस्तों हमारा जो ओंठ है तो वृत्ताकार मतलब वो गोलाकार रूप में बनने का होना। जैसे कि आप देखोगे उ, ओ, औ, ये जो होते हैं, ये इसमें आपका ओंठ जो है वृत्तमुखी मतलब गोलाकार रूप में बनते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये उ और ऊ, ओ और औ जो है आपका वृत्तमुखी होगा। इसके बाद जो वर्ण बन जाते हैं ई, ए, आई, आ, ये टोटल जो होंगे दोस्तों आपके ये बचे हुए ये अवृत्तमुखी होंगे, अवृत्तमुखी।
पुनः आप समझोगे उ, ओ, औ ये आपके वृत्तमुखी होंगे और जो बचे हुए जो वर्ण होंगे ये आपके अवृत्तमुखी होंगे। ठीक है, तो हमें इसे तरह याद रखना है। वृत्तमुखी में हमारे पास 4 वर्ण हैं, उ, ओ, औ। अवृत्तमुखी में हमारे पास ई, बड़ी ई, ए, आई, आ और बड़ा आ, ये होंगे। अब दोस्तों इस सब के बाद हमें अयोगवाह के बारे में जानना होगा। अयोगवाह क्या है? अयोगवाह जो है दोस्तों, अयोगवाहों की संख्या कितनी है? 2 है। अयोगवाह आपके पास समझने के लिए है दोस्तों अम और आहा। अम और आहा ये आपके अयोगवाह है। अयोगवाह अम और आहा। अम को दोस्तों अनुस्वार कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा इसकी पहचान चिन्ह क्या है। ये अम की पहचान चिन्ह ये होगा और विसर्ग की पहचान चिन्ह इस तरह है। अब याद रखना है दोस्तों, जैसे अनुस्वार के बारे में कुछ बातें आपको याद रखना होगा। हमेशा स्वर के बाद यूज किया जाता है, इसके उच्चारण नाक से होते हैं। और उदाहरण के लिए समझोगे, जैसे ये रंग लिखा हुआ है तो रंग में आप ऊपर जो लगा हुआ है ये क्या है? आपका अनुस्वार है। संग में आप देख पा रहे हो ये सा के ऊपर जो लगा हुआ है ये क्या है? आपका अनुस्वार है। इसी तरह दोस्तों हम देखेंगे विसर्ग के बारे में। विसर्ग स्वर के बाद यूज होता है, इसका उच्चारण हा व्यंजन की तरह होता है। और संस्कृत में अधिकांश शब्द जो होते हैं, अधिकांश जगह जो होते हैं विसर्ग का प्रयोग मिलता है। आजकल दोस्तों आप लोग देख रहे हो हिंदी में भी तत्सम शब्दों के साथ आपको विसर्ग का प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों प्रातः, अतः, ये जो 2 शब्द हैं आपके पास समझने के लिए, ये आपके क्या है? तत्सम शब्द हैं। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों अनुस्वार और विसर्ग के अलावा एक और चीज हमें पढ़नी है, वो पढ़ना है अनुनासिक। ठीक है, अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, हमने अभी तक जाना है। इसके बाद हमें जानना है अनुनासिक क्या है। अनुनासिक के लिए कुछ शब्द, कुछ चीजें हमें याद रखना होगा दोस्तों। जैसे कि इसका उच्चारण जो है नाक और मुंह से होता है, मतलब ये दोनों से होता है। पहले स्वर का आना अनिवार्य है। अनुनासिक लगाने के लिए पहले स्वर का आना अनिवार्य है। इसकी पहचान चिन्ह क्या है दोस्तों? पहचान चिन्ह आपने कई बार देखा होगा, समझा होगा। ये पहचान चिन्ह है चंद्रबिंदु। ठीक, इसे हम बोलते हैं चंद्रबिंदु। स्वर पर चंद्रबिंदु लगाने से स्वर जो है अनुनासिक हो जाते हैं। जितने भी स्वर हैं अगर इसमें हम लोग चंद्रबिंदु लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? वो जो स्वर है वो अनुनासिक कहलाने लगता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो आ में ये आपके पास चंद्रबिंदु लगा हुआ है, चंद्रबिंदु लगा है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? अनुनासिक स्वर बोलेंगे। इसी तरह अगर ओ में लगाना है चंद्रबिंदु तो इसका लगाने का तरीका ये होता है दोस्तों। देखोगे ये ओ में इस तरह लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है ये चंद्रबिंदु लगा है। इसे आप अनुस्वार ना समझे, ये क्या है दोस्तों? चंद्रबिंदु है। ठीक, और भी आदि हैं जिनमें हम अगर चंद्रबिंदु लगा देते हैं तो वो अनुनासिक कहलाने लगेगा। दोस्तों एक चीज याद रखना है आप लोगों को, चंद्रबिंदु न होने पर अर्थ में क्या हो सकता है? भ्रम की गुंजाइश हो सकती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास उदाहरण में दिया हुआ है हंस। हंस क्या है दोस्तों? पक्षी है, लेकिन यहाँ पे हंस में क्या लगा हुआ है? आपका अनुनासिक लगा हुआ है। अगर यहीं पे अगर हम देखेंगे कि हंस अनुस्वार लगा हुआ है, हंस में क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखोगे दोस्तों हा के ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुनासिक लगा हुआ है। ये हंस क्या हो गया दोस्तों? पक्षी हो गया। लेकिन यहाँ पे हा में अनुनासिक लगने से दोस्तों यहाँ हो गया हस, और हस क्या है दोस्तों? ये क्रिया है। क्रिया मतलब हंसने की क्रिया है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं अंगना। अंगना क्या है दोस्तों? अंगना मतलब होता है आपका स्त्री होता है, लेकिन यहाँ पे जब चंद्रबिंदु लग गया तो ये हो गया अंगना। तो अंगना का मतलब होता है दोस्तों बैठने का, अपने घर में जो सामने आंगन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंगना। तो दोनों में आप लोग अंतर देख पा रहे हैं दोस्तों कि अनुस्वार के होने पर अर्थ अलग है और अनुनासिक के होने पर अर्थ अलग है। इसलिए चंद्रबिंदु ना होने पर अर्थ में गुंजाइश हो सकती है दोस्तों। इसे हमें ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है और याद रखना है। इसी तरह दोस्तों अब हम लोग देख पाएंगे स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। तो ये तो आप सभी को मालूम होगा, पर एक बार हम लोग रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं कि आ, बड़ा आ की मात्रा ये है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटो की मात्रा, बड़ों की मात्रा। ठीक है दोस्तों, ये जो छोटा आ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन हाँ व्यंजन के साथ अगर ये जुड़ जाता है तो व्यंजन के जो नीचे का जो हलंत है वो क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे ये का है, उदाहरण के रूप में समझे, का में अगर हम लगा दिए ये आ लगा दिए तो ये पूरा क्या हो जाएगा?
का हो जाएगा और ये का क्या हो जाएगा, हलंत लुप्त हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो आपको समझना है कि छोटा आ का भी यहाँ पे महत्व है। अगर हलंत वाले जो होते हैं ये वर्ण होते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर इनके मान के चलो ये हलंत को खत्म करना है तो हमें आ लगाना होगा, तो ये आधा का और ये आ मिलकर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो इस तरह हमें समझना है। इसके बाद दोस्तों अभी और भी हमें देखना होगा कि ये जो रा का जो रूप है, दोस्तों रा का जो रूप है आप लोग देखोगे ये रा है। रा में अगर हम आ जोड़ते हैं, रा में अगर हम ऊ जोड़ते हैं, ऊ, तो इसे लिखने का तरीका क्या है, ये है, ये रू है। लेकिन इसी रा में अगर हम बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो इसके लिखने का तरीका आपको थोड़ा याद रखना होगा दोस्तों, ये रू होगा। ठीक, कुछ चीजें हैं दोस्तों, जिसी तरह सा और इसी तरह हम सा और हा के बाद साथ अगर क्या जोड़ते हैं दोस्तों, री जोड़ते हैं, तो लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा दोस्तों। देखोगे ध्यान से दोस्तों, जैसे कि हमारे पास ये लिया है सा के बाद अगर हमारे पास आता है दोस्तों री आता है, तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका लिखने का तरीका इस तरह हो जाएगा, ये तरीका होता है। ठीक, जैसे कि इससे एक शब्द बनता है श्रृंखला, आपने सुना ही होगा, श्रृंखला। इसी तरह हम हा की बात करते हैं, हा के साथ अगर री जुड़ जाता है तो इसके लिखने का तरीका दोस्तों चेंज हो जाएगा। जैसे कि ही, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे हिरी, और इसके अंतर्गत आपने सुना होगा हृदय जो शब्द बना है। ठीक है दोस्तों, ये एक तरीका है कि हमें इन्हें भी याद रखना होगा कि रा के साथ अगर ऊ आता है तो इसके लिखने का तरीका इस तरह होगा, अगर रा के साथ बड़ा ऊ आता है तो इसके लिखने का तरीका अलग होगा। सा और हा के बाद अगर री आता है दोस्तों तो इसके तरीके चेंज हो जाते हैं लिखने के। जैसे सा के बाद अगर री आया है, ऋषि मुनि का आया है, तो इस तरह हमें बनाकर ये री कहाँ लगाना है, नीचे लगाना है। इसी तरह हा के बाद अगर ऋषि आता है तो लिखने का तरीका क्या होगा दोस्तों, हा तो हमें लिखना ही है, साथ में ये री जो है हमें इस तरह लगाना है, हृदय। एग्जाम्पल के रूप में हमें एक एग्जाम्पल बताया है, जैसे कि श्रृंखला हो सकता है, हृदय हो सकता है दोस्तों, ये भी याद रखने वाली बात थी। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि 12 कड़ी क्या है। तो 12 कड़ी ये दोस्तों बहुत ही आसान चीजें हैं, जिसे हमने पहले भी कई बार पढ़ा है, जाना है, पर आज हम रिवीजन के तौर पर 12 कड़ी के बारे में समझेंगे। 12 कड़ी दोस्तों, 12 कड़ी क्या है, तो 12 कड़ी में दोस्तों व्यंजन में स्वर, ठीक है, व्यंजन में स्वर, अनुस्वार, विसर्ग, स्वर, अनुस्वार, विसर्ग लगाकर लिखना, क्या कहलाता है दोस्तों, 12 कड़ी कहलाता है। आपको एक चीज याद रखना होगा दोस्तों इसमें भी कि स्वर में आपको छोड़ना क्या है, ऋषि को छोड़ना है, ऋषि को, ठीक, री को छोड़कर स्वर, अनुस्वार, विसर्ग लगाकर व्यंजन में स्वर, अनुस्वार, विसर्ग लगाकर लिखना क्या कहलाता है दोस्तों, 12 कड़ी कहलाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग, ये हो गया का, की, कु, बड़ा कु, ठीक है, के, कई, कु, कौ, कम, कहा। यहाँ देख पा रहे हो ये अनुस्वार लगा हुआ है, ये विसर्ग लगा हुआ है, और बाकी में आप देख रहे हो पूरे स्वर लगे हुए हैं, सिर्फ किसे छोड़कर, ऋषि को छोड़कर। इस तरह दोस्तों हम देख पा रहे हैं, ये हमारा एक तरह से स्वर का सेशन अभी आज कंप्लीट होता है।